गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी शिक्षक साथी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में प्रधान शिक्षक बहाली बहुत ही बम्पर भर्ती के साथ हाजिर हुआ है। और इसमें जो है प्रधान शिक्षक की जो टोटल सीट है वो आपको 40,207 सीट है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या मानी जा रही है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 40,000 जो सीट यानी वैकेंसी है, ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा एक मौका है। तो आज का वीडियो हमारा प्रधान शिक्षक बहाली पर है, और जो कि प्रधान शिक्षक का जो सिलेबस है उसको दो भागों में बांटा गया है। आपका जो पहला भाग है दोस्तों, वो है आपको सामान्य अध्ययन। यानी कि सामान्य अध्ययन में क्या रहेगा, तो आपको जीके जीएस रहेगा, आपको मैथमेटिकल एनालिटिक रीजनिंग रहेगा, जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं। और उसके अलावा जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट को मिला के 75 नंबर का, कितने नंबर का दोस्तों, तो 75 मार्क्स का आपको जीके जीएस, जिसको हम लोग सामान्य अध्ययन बोलते हैं। और दूसरा जो पार्ट है हमारा दोस्तों, वो है आपको डीएलएड का पार्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिससे आपको 75 नंबर का मार्क्स, यानी कि 75 मार्क्स का इससे भी प्रश्न रहेगा। लेकिन इसका जो सिलेबस है दोस्तों, यूनिट के हिसाब से है, और उसमें टोटल जो यूनिट है वो आपको 8 यूनिट है। कितने यूनिट है, तो टोटल 8 यूनिट है। तो उसी को लेके आज हम आप लोग के सामने डीएलएड के कुल महत्वपूर्ण जो है 30 प्रश्न, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका विश्लेषण के साथ आप लोग के साथ हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने जितने भी प्रधान शिक्षक के साथी हैं उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आज का ये पहला सेट है। इसके बाद फिर इसका नेक्स्ट सेट आएगा, और पर डे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से आप लोगों को सीखेंगे हम लोग के डीएलएड के कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कुल आपको 10 या 20 सेट है। सब आप अगर ये पूरा 20 सेट अगर आप तैयारी कर लें, ये इसका डीएलएड का, तो गारंटी है दोस्तों कि आपका एग्जाम में इससे दूर कहीं नहीं जाने वाला है। दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं विश्लेषण के साथ। इसमें दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का आपको हम लोग विश्लेषण भी बताएंगे। इसमें जो है प्रत्येक प्रश्न में इसकी व्याख्या क्या है, इसके जो भी प्रश्न में जो भी समस्याएं आएंगी, उस समस्या को आपके सामने उसका विश्लेषण के साथ बताया जाएगा। और आप जो है कमेंट बॉक्स में भी उस प्रश्न का, अगर आपको कोई समस्या है तो आप भी पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था, इसका पहला भाग जो है वो आपको सामान्य अध्ययन है। तो 1 से लेके 75 जो है वो आपका सामान्य अध्ययन का भाग है, और दूसरा जो भाग है यानी 76 से जो भाग है वो आपको डीएलएड का है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 76 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है, तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं। यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने शिक्षा के किस तंत्र का प्रतिपादन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने शिक्षा के किस तंत्र का प्रतिपादन किया। हमारे पास जो ऑप्शन है दोस्तों, गतिविधि द्वारा शिक्षण, संगीत के माध्यम से शिक्षण, सुनने, ध्यान आदि के माध्यम से शिक्षण, या रट कर सिखाना। तो महात्मा गांधी ने जो शिक्षा का शुरुआत किया दोस्तों, वो है आपको बेसिक शिक्षा की शुरुआत, जिसमें उन्होंने क्या किया है, तो बेसिक शिक्षा में ही आपको गतिविधि द्वारा शिक्षण आता है। क्या आता है दोस्तों, तो गतिविधि जो है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपको, गतिविधि द्वारा शिक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। तो गतिविधि द्वारा जो शिक्षण का इस्तेमाल किया गया, वो किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, वो आपको महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। और इसको जो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो बेसिक शिक्षा की शुरुआत कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो बेसिक, आप इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बेसिक शिक्षा की शुरुआत किसने किया, तो महात्मा गांधी ने किया। बेसिक शिक्षा का महत्वपूर्ण तत्व क्या है दोस्तों, तो शिक्षा के उत्पादन में कार्यकलाप होता है, पाठचर्या का उत्पादक कार्यकलाप, भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण से सहसंबंध, स्कूल और स्थानीय समुदाय के बीच एक जो है होम संबंध, गृह संबंध जो होता है, यानी स्कूल और समाज के बीच एक जो है संबंध बनाया जाता है, वही जो आपको बेसिक शिक्षा में आता है। दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि बिहार राज्य में शिक्षा में मूलभूत सुधार लाने हेतु कौन कौन सी संस्थाएं जो है परिषद या कार्यरत है। बिहार राज्य में शिक्षा में मूलभूत सुधार लाने हेतु कौन कौन सी है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गया है राज्य
क्या है, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण, जो आपको प्रशिक्षण जो लेता है महेंद्र पटना के भी जो आप लोग शिक्षक जो ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं वो है। उसके अलावा है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, जो कि आपको SSA हो गया, समग्र शिक्षा अभियान। उसके बाद है बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड, यानी कि आपको BSEB हो गया। उसके बाद है बिहार राज्य मदरसा बोर्ड। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिया गया है दोस्तों। और आखिरी ऑप्शन जो हमारे पास दिया गया है दोस्तों वो है उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये उपयुक्त में यानी कि ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें 2 ऑप्शन छिपा हुआ है। ये जो ऑप्शन दिया इसमें 2 ऑप्शन छिपा हुआ है, एक से अधिक भी छिपा हुआ है और इनमें से कोई भी नहीं छिपा हुआ है। तो ये हमको बताना पड़ेगा दोस्तों कि ये क्या है। तो इसमें जो है बिहार राज्य में शिक्षा में मूलभूत सुधार लाने हेतु जो है वो बहुत सारी जो संस्थाएं हैं उसमें सबसे पहला नंबर पे आपको आता है दोस्तों ये आपका राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो है दूसरा है समग्र शिक्षा अभियान, यानी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। तो ये आपको 2 नंबर पे है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद है बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड, यानी BSEB। यहाँ हम लोग इसको ले देते हैं SSA। ये SSA हो गया, ये आपको हो गया BSEB हो गया, BSEB हो गया दोस्तों। उस तरह से, लेकिन इसमें जो है कह सकते हैं कि ये भी आ सकता है। तो ये हो गया आपको 4 नंबर। तो इस तरह से इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 से अधिक, उपयुक्त में से 1 से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर जो ई है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि कक्षा में जेंडर रूढ़िवाद को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि, क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो हमारे पास ऑप्शन है अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दे, रोजमर्रा की गतिविधि द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। और ऑप्शन नंबर ई में है 1 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपको ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जो उन रूढ़िवाद को चुनौती दे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है कि ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दे। कक्षा में जो जेंडर जो रूढ़िवाद है उसको रोकने के लिए क्या करना है, जो उन रूढ़िवाद को चुनौती दे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एक बार आप वीडियो को देख लेंगे दोस्तों आपको ये याद हो जाएगा और दोबारा आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी और आपको प्रश्न इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि विभिन्न जातीय समूहों के छात्रों वाली एक कक्षा में यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तो छात्रों को एक ही जातीय पहचान के समूह में विभाजित करें, उन चर्चाओं को सुविधाजनक बनाना जो विविधता के लिए स्वीकृति और सम्मान को जन्म देती है। ऑप्शन नंबर सी है प्रमुख संस्कृति के आधार पर एक मानकीकृत पाठ्यक्रम का उपयोग करके पढ़ाना, छात्र के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को कोई ध्यान देने से बचे। तो इस तरह का हमारे पास ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया गया है और ई में जो है 1 से अधिक और इनमें से कोई नहीं, दोनों दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन में विभिन्न जातीय समूह के छात्रों वाली एक कक्षा में क्या महत्वपूर्ण है, तो इसका जो है कि उन चर्चाओं को सुविधाजनक बनाना जो विविधता के लिए स्वीकृति और सम्मान को जन्म देती है। तो ये जो सबसे उचित ऑप्शन लग रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए और जितने भी शिक्षक हैं जिन्होंने प्रधान शिक्षक का फॉर्म भरा है उनकी तैयारी के लिए इसको शेयर कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण और प्रश्न आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए। बोल रहा है एक टीचर को अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करना कैसा करना चाहिए। तो हमारे पास 5 ऑप्शन दिया गया है जिनमें से ABCD आप देख रहे हैं कि ए में है जिनकी प्रवृत्ति अति अमूर्त हो, जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो, उसके बाद जो विद्यार्थियों के परिवेश से गैर और अन्य देशीय हो, और उसके बाद है जिनका उद्देश्य सिर्फ पूर्व ज्ञान का पुनरुत्पादन मात्र हो। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है और 5वां जो ऑप्शन है वो आपको जो है 1 से अधिक और इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों एक अध्यापक को ऐसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए जो विद्यार्थियों की रुचि, यानी कि विद्यार्थी क्या जो है सो किस चीज में रुचि रखते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि हमारा जो क्लास है, हमारा जो कक्षा होना चाहिए वो आपको क्षेत्र शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट छात्रों के हिसाब से होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं शिक्षार्थी के हिसाब से बोलते हैं।
वो होना चाहिए। तो इसलिए जो है विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो, तो वो जो वो जो क्लास होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादा अच्छे से बच्चे सीखते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि पिछड़े वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि क्या महत्वपूर्ण है? तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, 5 ऑप्शन है। तो इनमें इसका जो सबसे उचित ऑप्शन होगा वो होगा आपको कि उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए। बोल रहा है कि पिछड़े वर्ग से जो भी आते हैं उन विद्यार्थियों को सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण क्या होगा? तो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि उनको अपनापन, प्यार दिया जाए, अपनेपन की तरह उसको रखा जाए। तो और अपनेपन की भावना उनके अंदर बढ़ाया जाए कि आप पिछड़े वर्ग से नहीं आते हैं, आप भी स्कूल में हैं तो सभी बच्चों की तरह समान हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपर कास्ट का हो, लोअर कास्ट का हो, एससी एसटी हो, ईबीसी हो या जनरल कास्ट का हो, सब एक क्लास में हैं तो एक जैसे बच्चे हैं। तो इस तरह से उनको अपनेपन का भावना बढ़ाया था और स्कूल की शिक्षा में यही सिखाया जाता है दोस्तों कि सब इक्वल हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? अवरोधक का मतलब होता है कि रुकावट, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो बच्चों के अधिगम सीखने में कौन जो है आपको अवरोधक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। ये बहुत ही यानी कि सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अधिगमकर्ता जब तक गलती नहीं करेगा दोस्तों वो सीखेगा कैसे? तो त्रुटियां करना एक अच्छा काम है, लेकिन यहाँ लिख दिया है कि लज्जाजनक यानी शर्मिंदगी वाला काम है। तो ये जो है वो ऑप्शन गलत है ना? ऐसा तो होना ही, अवरोधक यही हो सकता है आपको। बाकी यहाँ पहला ऑप्शन दिया है त्रुटियां अधिगम का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही है ना? तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कि अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। ये विचारधाराओं के बच्चों के अधिगम में बहुत बड़ा अवरोधक है, यानी कि रुकावट है। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य किस तरह का है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। एक शिक्षक है जो अपने काम को पूरा करने के लिए अपनी ही पसंद के जो कुछ बच्चे होते हैं जो उस क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उसी से सवाल पूछती है। बाकी जो है ये क्या है, तो ये दिया गया जो कार्य है वो पूछ लेती है। तो उस तरह का ये इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, है ना? शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य किस तरह का कार्य है? हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी ऑप्शन है। तो इसका जो परफेक्ट और करेक्ट उत्तर होगा वो होगा कि विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित किया जा रहा है। बाकी बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है कि विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित, यानी कि जो भी शिक्षक हैं, जो भी शिक्षार्थी हैं जो सीखने के लिए आए हैं उनको जो है अवसर नहीं दिया जा रहा है, उनसे सवाल नहीं किया जा रहा है और उनसे जो है उनको सीखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह से ये समान अवसर के उसको वंचित किया जा रहा है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किए जाने वाले अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये जो है आपको ऑप्शन हमारे पास अब उपलब्धि परीक्षण है, उसके बाद नियोजन परीक्षण है, उसके बाद अभिवृत्ति परीक्षण है और अभिक्षमता परीक्षण है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए जो है ना उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किए जाने वाले अध्यापक पात्रता परीक्षण जो है वो आपको अभिक्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है अभिक्षमता परीक्षण है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ये अभिक्षण परीक्षण क्या है? ये एक तरह का इस तरह का परीक्षण है। इसका तात्पर्य ये है कि उस क्षमता का आकलन करना है ना? इसका जो है अभिक्षमता परीक्षण जो है उस क्षमता का आपको आकलन करना है जो एक व्यक्ति के पास भाषा सीखने के लिए है। उस व्यक्ति के पास जो है भाषा सीखने के लिए उस क्षमता का है। अक्सर जो है औपचारिक योग्यताओं
परीक्षण का उपयोग करके मूल्यांकन इसका जो है किया जाता है। तो इसका जो है अभिक्षमता परीक्षण जो है वो है उस क्षमता का आकलन करना है जो उस व्यक्ति के पास भाषा सीखने के लिए है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है दोस्तों कि शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, यानी कि शिक्षण कार्य में पढ़ाने की गति में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है। तो हमारे पास 5 ऑप्शन हैं जिनमें से ए बी सी डी दिया गया है और ई में जो दिया गया है वो उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण जो दोस्तों है वो आपको है छात्रों को दंडित करना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। बाकी बच्चों को गृह कार्य देना ये सही है, सुगमकर्ता के रूप में शिक्षण देना ये भी सही है, प्रभावशाली तरीके से व्याख्यान ये भी सही है। तो सबसे कम जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेषता तीव्र आत्म जागरूकता है। इस हमारे पास इसका ऑप्शन है कि सामाजिक विकास के संदर्भ में किस क्या बोल रहा है, तो आपको सामाजिक विकास में। तो सामाजिक विकास की जहाँ तक बात आएगी दोस्तों तो वो आपको किशोर अवस्था में चला जाएगा, क्योंकि सामाजिक विकास जो है वो आपको बच्चा जब समझदार होगा तभी वो अवस्था सामाजिक विकास के संदर्भ में इसकी बात कही जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपको वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज से हमारा प्रधान शिक्षक का बैच शुरू हो गया है और प्रधान शिक्षक का इसी तरह का आपको मॉडल सेट हर पर डे आपको ये मिलता रहेगा। अभी मैं डीएलएड का पहले पूरा प्रश्न करवाऊंगा, उसके बाद फिर सामान्य अध्ययन का पहले 1-2 सेट में आपको डीएलएड का हो जाएगा, फिर अगला 2 सेट आपको सामान्य अध्ययन का आएगा। तो इस तरह से हम पूरी तैयारी करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि 13 जून कब है, तो 13 जून को आपका प्रधान शिक्षक का परीक्षा है, उसकी पूरी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों हम लोग अपने पहले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है कि निम्न में से कौन सी विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त है। निम्न में से कौन सी विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त है। आगमनात्मक विधि है, निगमनात्मक विधि है, ड्रिल विधि है या विचार विमर्श विधि है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है विचार विमर्श की विधि जो है वो अभ्यास के लिए उपयुक्त है। यहाँ प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, अभ्यास के लिए उपयुक्त। तो अभ्यास के लिए उपयुक्त की बात है तो ये आपको विचार विमर्श की जो है ये अभ्यास के लिए उपयुक्त है। विचार विमर्श विधि जो है एक ऐसी विधि है जिसमें जो बच्चे जो है वो अभ्यास करके सीखते हैं और उसके निष्कर्ष तक अच्छे से पहुंच जाते हैं। जहाँ तक आगमनात्मक विधि है, ये विधि क्या कहलाती है, वो विधि है इसमें विशेष तथ्य और घटनाओं के अवलोकन और विश्लेषण द्वारा जो है सामान्य नियम का सिद्धांत बनाया जाता है, इसमें आगमनात्मक विधि में। उसके बाद है निगमनात्मक तर्क। तो निगमनात्मक विधि सामान्य परिसर से शुरू होता है और तार्किक तर्क पर जाके खत्म हो जाता है। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। तो शिक्षा के संदर्भ में जो है समाजीकरण से सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, सामाजिक वातावरण में समूह अनुकूलन और समायोजन इसी का अर्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित होता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा दृष्टिकोण मूल्य और हितों को प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन हमारे पास 4-5 दिया गया है, क्योंकि बीपीएससी में 5 ऑप्शन पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में जो है दृष्टिकोण मूल्य और हितों को प्रतिबिंब होता है। भावनात्मक क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, भावात्मक क्षेत्र जो है वो ज्ञान है किस बालक का उसके जीवन के हृदय और भाव ये होता है जो आपको इमोशन बोलते हैं दोस्तों। भावात्मक पहलू जैसे भावनाओं सहानुभूति से जुड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपको बी बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है।
तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए। ऑप्शन हमारे पास है कोठारी है, राष्ट्रीय पाठचर्या NCF 2005 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, उसके बाद फिर NCF 2000 है। तो इस तरह से 5 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। परिणाम जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है। क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को ही हम लोग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से जानते हैं दोस्तों। उसमें जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में 1987 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। ये योजना थी जिसे किसने किया था दोस्तों? तो राजीव गांधी के शासन में ये किया गया था और 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ही ब्लैक बोर्ड कहा गया है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जहाँ तक बात आएगी तो सीधे आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को टिक लगा देना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है सूक्ष्म शिक्षण। अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद कौन है। हमारे पास ऑप्शन है प्रतिपुष्टि शिक्षण, योजना बनाना, या प्रस्तावना, या एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी चीज़ का योजना बनाते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। किसी भी चीज़ का हम लोग योजना बनाएंगे तभी उसको हम लोग आगे क्रियान्वयन करेंगे या प्रस्तावना करेंगे, शिक्षण करेंगे। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है दोस्तों कि निम्न में से अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है। निम्न में से अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है। हमारे पास 5 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। पांचों ऑप्शन को पढ़िए कि कंठस्थ करना, गृहकार्य देना, या जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना, या कक्षा में प्रश्न को अतिशीघ्र हल करना, उसके बाद एक से अधिक है। तो इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है कि जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना, ये बिल्कुल आपको सही उत्तर है। तो ये जो है अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो सी। ह्यूरिस्टिक जो शब्द है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है? तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि ह्यूरिस्टिक एक ग्रीक शब्द है ह्यूरिस्को, उससे लिया गया, जिसका अर्थ है पता लगाना, यानी कि किसी चीज़ की खोज करना। तो जिज्ञासु होने का मतलब ही होता है किसी चीज़ के लिए आपको जिज्ञासा जाहिर करना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? तो एक अध्यापक और छात्रों की से जो भूमिका होती है वो दोनों ही क्रियाशील होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है सी नंबर के अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील यानी कि एक्टिव हो, दोनों ही एक्टिव रहेंगे तभी एक अच्छा कक्ष बनेगा, है ना। तो अध्यापक और छात्रों की भूमिका क्या होती है? तो बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव नहीं रहेंगे तो आप सीखेंगे कैसे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एवं संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। निम्न में से कौन सी शिक्षा बोल रहा है कि शास्त्रीय पद्धति एवं संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपको सी, वेदन और दोहराव। वेदन जिसको हम बोलते हैं ड्रिल बोलते हैं, और दोहराव बोलते हैं जिसको रिकॉल बोलते हैं। रिकॉल को हम लोग दोहराव बोलते हैं। ये शास्त्रीय पद्धति और संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि संरचनावादी कक्षाएं छात्र प्रश्न और रुचियों पर ध्यान केंद्रित करती है, वे उस पर निर्माण करती है जो छात्र पहले से जानते हैं। एक संरचनावादी कक्षा शिक्षक के है ना साथ अपनी स्वयं की मूल्यांकन योजना में छात्र सक्रिय भागीदारी का अनुपात भी लगाता है कि क्या आपके पास एक्टिव है कि नहीं है। तो इस तरह से ये जो है बोल रहा है कि शास्त्रीय पद्धति की संरचनावादी कक्षा के लिए नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। यानी कि क्या जो है आपको प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है।
ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी 5 दिया गया है, जिसका जो है आपको प्रगतिशील कक्षा की विशेषता जो है वो बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता होती है, लचीला समूह भी होता है दोस्तों, है ना। गतिशील अध्यापक यहाँ पे मिटा गया है, ऑप्शन मिट गया है दोस्तों, लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर जो है पूछ रहा है विशेषता नहीं है दोस्तों। आप अगर एग्जाम में जाएं तो सबसे पहले ये नहीं वाला को देख ले कि नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है, क्योंकि अक्सर जो हमारे शिक्षक हैं या जो भी स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट होते हैं, वो नहीं वाला जो प्रश्न है उसको सही से पढ़ते नहीं है और पहले पर भी टिक लगा देते हैं। तो इस तरह के सवाल से बचें और सवाल को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ें, क्योंकि सवाल अच्छे ढंग से नहीं पढ़िएगा तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि दंड और पुरस्कार का प्रयोग, दंड और पुरस्कार का प्रयोग है इसकी विशेषता। प्रगतिशील कक्षा की विशेषता वो नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है, तो हमारे पास ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। तो इसका जो बालक का विकास जो बटा है दोस्तों वो आपको शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शारीरिक। सबसे पहले तो आपको यहाँ शारीरिक देख लीजिए, उसके बाद संज्ञानात्मक है, फिर गामक है, फिर उसके बाद सामाजिक है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यही आपका सही उत्तर है दोस्तों। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिर से पैरों की ओर। विकास क्या है, दिशात्मक है सिर से पैरों की ओर, इनमें से कौन सा यह सिद्धांत यह दर्शाता है। तो हमारे पास ऑप्शन जो है दोस्तों वो 5 ऑप्शन है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। एक में है कि शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, विशिष्टता से संबंध सिद्धांत, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको है मात्रात्मक सिद्धांत। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो आपको होगा शीर्षगामी सिद्धांत, यानी कि दिशात्मक जो है, विकास की दिशात्मक जो है वो कहाँ से है, सिर से पैरों की ओर जो है, ये कौन सा है, तो शीर्षगामी सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जिसको हम लोग डाइट बोलते हैं, उसी तरह जो है ब्लॉक में चलता है उसको बाइट बोलते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो डाइट की स्थापना जब भी पूछे तो आपको ऑप्शन नंबर यानी 1998 डी में आपको टिक लगा देना है कि डाइट की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन नंबर डी में हुई दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विज्ञान विषय की शिक्षा की उपादेयता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तथ्यों पर ज्यादा जोड़ दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जैसा कि आप लोगों को पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मिशन ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं, और ये इसकी बोल रहा है कि विज्ञान विषय की शिक्षा के लिए यानी किस तथ्य पर जोर दिया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें जो है ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सृजन एवं अन्वेषण, उसके बाद है वस्तुनिष्ठ एवं विश्लेषण पक्ष, उसके बाद है समस्या समाधान, सुनकर सीखने की योग्यता, और ऑप्शन नंबर जो ई में दिया गया है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि विज्ञान शिक्षा की सुदृढ़ किया गया है, जिसमें जो किया जाना था उसमें जो है बालकों को समुचित योग्यता के लिए जो है अन्वेषणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है वो है। उसके बाद जो है सृजनात्मक, जो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। उसके बाद अगला है वस्तुनिष्ठ और विश्लेषण, तो ये भी जो है वो भी है। उसके बाद आपको है सौंदर्य संबंध, मूल्य और विकास किया जाने वाला। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर ए और बी ये तीनों ऑप्शन है, जिसका इसका इस वजह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि प्रारंभिक अध्यापक पहली से 8वीं कक्षा शिक्षा पाठ्यचर्या का नवीनीकरण यानी रिन्यूअल 2003 में किस संस्था द्वारा हुई। तो इसका ऑप्शन है एनसीटीई है, एनसीईआरटी है, उसके बाद आपको है सीबीएसई,
उसके बाद है SCERT। तो इसका जो है रिन्यूअल 2003 में हुआ, ये भी आपको याद रखना है। किसका? तो पहली से 8वीं कक्षा का रिन्यूअल कब हुआ? तो 2003 में हुआ। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये आपको NCTE है ना, NCTE द्वारा 2003 में किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NCTE द्वारा जो किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां ऑप्शन नंबर, आप पांचों ऑप्शन को सही से पढ़ सकते हैं और खुद भी एक आकलन कर सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो एक ऐसी संस्था है जहां जो है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। क्या बोल रहा है? स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान किसका है? तो स्कूल के बच्चों का होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 102 नंबर, यानी कि आज के सेशन का 26वां क्वेश्चन है दोस्तों। हम आपको बताए थे कि टोटल 30 क्वेश्चन विश्लेषण के साथ बताएंगे, तो आज के ये 26 या 27 नंबर होगा। 76 से आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन है। शक्तिशाली साधन है क्यों? क्योंकि यह जो है भविष्य के लिए पूर्ण जीविका की तैयारी होती है। आगे ऑप्शन, एक व्यक्ति की संवेदना में वृद्धि होती है, अंधविश्वासों और पूर्वग्रहों को दूर करती है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हमारा है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन होता है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति की संचेतना में वृद्धि करता है। क्या है? व्यक्ति की संचेतना में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपको बी, जो आपको बोल रहा है संचेतना में वृद्धि करता है, वही आपका सही उत्तर है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि अपने विद्यार्थी को अभिप्रेरित करने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जा सकने वाला सर्वोत्तम तरीका क्या है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए एक प्राइमरी स्कूल में टीचर के द्वारा सबसे उच्चतम तरीका क्या होगा? हमारे पास 5 ऑप्शन है, उस ऑप्शन को आप लोग गौर से पढ़िए और इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इसका लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि प्राथमिक स्तर पे विद्यालयों में सक्रिय सोच के लिए बच्चों को अधिक से अधिक क्रिया करवानी चाहिए, बच्चों को अधिक से अधिक कार्य देना चाहिए। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है बच्चों को अपने स्वयं की लक्ष्य क्या है? बच्चों को अपने स्वयं लक्ष्य निर्धारित करने और उनकी प्राप्ति के लिए कार्य करने में सहायता करना। टीचर क्या होता है? एक मार्गदर्शन और एक सहायता यानी कि गाइडिंग करने वाला होता है। टीचर को सिर्फ गाइड करना यानी कि हेल्पिंग, जो हेल्प करना है बच्चों की, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ उनके माइंड में रहता है, बहुत कुछ वो सीख के आते हैं। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि एक समावेशी कक्षा वह है जहां हमारे पास 5 ऑप्शन दिया गया है। एक समावेशी शिक्षा या एक समावेशी कक्षा वह है जहां जो है ऑप्शन नंबर ए को पढ़िए, बी को पढ़िए, सी को पढ़िए और डी को पढ़िए। आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या सही उत्तर है। लेकिन इसका ये सही उत्तर दोस्तों वो आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक समावेशी कक्षा वह है जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए, अधिगमकर्ता कौन हुआ दोस्तों? ये आपको बच्चे हुए, शिक्षार्थी हुए, छात्र हुए, प्रत्येक के लिए यानी हर एक के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही है कि एक समावेशी कक्षा वह है जहां जो है बच्चे सब कुछ उन पर डिपेंड करता है और उनके लिए अनुभवों का परिवेश का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिसारी सोच। क्या है? अभिसारी सोच है। ये आपको कौन सी पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है और आज के ये सेशन का अंतिम प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट सेशन रहा है। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न डीएलएड से आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं और आप लोग इसको देखने के बाद
आप लोग को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? यानी कि कक्षा में आपको डिसिप्लिन बनाने के लिए सबसे सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। ये नहीं हो सकता है दोस्तों। उसके बाद शिक्षक को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, शिक्षण को छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो इस तरह से इस चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद दोस्तों इसका जो सही उत्तर लग रहा है वो आपको है कि शिक्षण को रोचक यानी कि एक एंटरटेनमेंट की तरह रोचक बनाना और व्यवहारिक बनाना वो आपको बिल्कुल सही लग रहा है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा आज का सेशन यानी कि पहला सेशन जो है फर्स्ट जो है मॉडल सेट, इसको हम लोग कह सकते हैं कि पहला मॉडल सेट, पहला आपको मॉडल सेट हो गया ये किसका दोस्तों? तो बिहार प्रधान शिक्षक बहाली जो बम्पर भर्ती है 40,000 समथिंग का पोस्ट है, उसके लिए आज का पहला सेट जो डीएलएड से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न का एमसीक्यू यानी कि जिस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा उस तरह का आपके साथ एमसीक्यू लेके आए हैं दोस्तों। तो ये आपको निरंतर चलता रहेगा दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जितने भी शिक्षक हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।